हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसएन रावल आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों एक लंबे अंतराल के बाद वापस मैं क्लास आपको दे रहा हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। और मेरे यूट्यूब चैनल से यदि आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर क्लास देता रहूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक लाइक और कमेंट जरूर करना। क्लास शुरू करते हैं। आज अपना कवि है आलोक धनवा और कविता का नाम है पतंग। क्या नाम है दोस्तों? पतंग अपनी कविता है और कवि का नाम क्या है? आलोक धनवा है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं आलोक धनवा के बारे में। देखिए, आलोक धनवा का जन्म की बात है। आलोक धनवा के जन्म की यदि बात करें तो 1948 में हुआ कहाँ पर? मुंगेर बिहार में। कहाँ हुआ दोस्तों? मुंगेर बिहार में। इन्होंने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से काफ़ी लोकप्रियता अर्जित कर ली थी दोस्तों। और इतनी लोकप्रियता इन्होंने अर्जित की दोस्तों कि उस ज़माने में इनकी जो कविताएं थी वो हिंदी के जो काव्य प्रेमी थे उन्होंने क्या कर ली थी? याद कर ली थी। साहित्यिक विशेषताओं की यदि अपन बात करते हैं तो आलोक धनवा ने अपार लोकप्रियता प्राप्त होने के बावजूद भी थोक के भाव में कविता लेखन नहीं किया। थोक के भाव में कविता लेखन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इतनी लोकप्रियता प्राप्त होने पर भी इन्होंने वही कविताएं लिखी जो समाज के लिए क्या थी? उपयोगी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करें साहित्य लेखन के अतिरिक्त सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी ये सक्रिय रहे हैं। ठीक है, रचनाओं की बात करते हैं। किसकी? रचनाओं की। रचना पहली है जनता का आदमी, दूसरी है भागी हुई लड़कियां, तीसरी रचना है बुरनों की बेटियां। इसके बाद हम बात करें तो इनका अभी तक एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है प्रकाशित हुआ है। और यहाँ से दोस्तों क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे तो आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवि आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है। तो आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, दुनिया रोज बनती है। और ये कब, अगर ज़्यादा डीपली क्वेश्चन बना तो सन भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना 1998। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, पतंग कविता जो है, पतंग कविता कवि के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। यानी कि जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, पतंग जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कविता भी इनके एकमात्र काव्य संग्रह से क्या ली गई है। तो ये याद रखें आप। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पतंग कविता कवि के कौन से काव्य संग्रह से ली गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए बात करते हैं संदर्भ की। किसकी बात करें? संदर्भ की बात करते हैं दोस्तों। संदर्भ की बात अपन करते हैं। देखिए, थोड़ा सा ही कटा हुआ है तो मैं वापस दोबारा से लिख देता हूँ। देखिए, संदर्भ की बात करें तो बात अपन करते हैं यहाँ से। हाँ, देखिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से लिया गया है। किससे लिया गया है दोस्तों? पतंग से लिया गया है। यानी कि मैं साथ के साथ ये चाहता हूँ कि आप लोग नोट्स बना लें ताकि आपके अच्छे से क्या हो सके? तैयारी हो सके। और इसी उद्देश्य की वजह से इसी कारण मैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आपको क्लासेस दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप व्यवस्थित तरीके से भी क्या बना सकते हैं? नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको संदर्भ भी बता रहा हूँ, प्रसंग भी बता रहा हूँ, व्याख्या में खुद करके आपको बता ही रहा हूँ, और काव्य सौंदर्य भी आप लिख सके, ताकि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है अपना व्याख्या का, तो आपकी व्याख्याएं जो है वो अच्छे से हो सके। तो दोस्तों देखिए, पतंग कविता से लिया गया है जो कवि आलोक धनवा द्वारा रचित है। ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से लिया गया है जो कवि आलोक धनवा द्वारा क्या है? रचित है। इस कविता में प्रसंग की यदि बात करें तो इस कविता में कवि ने शरद ऋतु के प्रभाव से प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। यानी कि दोस्तों बात अपन करते हैं, एक ऋतु होती वर्षा ऋतु। क्या होती है दोस्तों? वर्षा ऋतु। इस वर्षा ऋतु के बाद जो ऋतु आती है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम नाम देते हैं शरद ऋतु। क्या देते हैं दोस्तों? शरद ऋतु देते हैं। क्या देंगे दोस्तों? शरद ऋतु, उसको हम नाम देते हैं। और शरद ऋतु का जो आगमन है ये होता है सितंबर।
कब होता है दोस्तों? सितंबर में होता है। और यदि हम हिंदी महीनों के अनुसार देखें तो जो भादवे का महीना होता है, भादवे का महीने का अंत होता है और शरद ऋतु का क्या होता है? आरंभ होता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज और यहाँ पर बिंब और बताने मुझे, बिंब क्या होते हैं। तो दोस्तों देखिए, बिंब क्या होते हैं, इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बिंब पर चर्चा करते हैं। अच्छा देखिए, बिंब पर चर्चा करते हैं हम। अच्छा देखिए दोस्तों कि क्या होता है, मानव शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां होती है। कितनी ज्ञान इंद्रियां होती है दोस्तों? 5 होती है। जैसे देखिए, ये आंख है, क्या है दोस्तों? आंख। ठीक है, अब बात करें कि बिंब का मतलब क्या होता है। पहले आप बिंब का मतलब समझ लीजिए। बिंब का अर्थ होता है चित्र। क्या होता है दोस्तों? चित्र होता है। ठीक है, और मानव शरीर में ज्ञानेंद्रियां होती है कितनी? 5। इन्हीं 500 ज्ञानेंद्रियों के आधार पर 5 प्रकार के बिंबों का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे आंख से दृश्य बिंब बनता है। कौन सा बिंब दोस्तों? दृश्य बिंब बनता है। ठीक है, इसी तरह से कान है तो कान से बनेगा श्रव्य बिंब। क्या बनेगा दोस्तों? श्रव्य बिंब। इसी तरह से त्वचा है तो त्वचा से बनता है कौन सा? स्पर्श बिंब। कौन सा बनेगा? स्पर्श बिंब। और बात करें अपन दोस्तों जीवा, किसकी बात करें? जीवा। तो जीवा से बनेगा स्वाद्य बिंब। कौन सा बिंब बनेगा दोस्तों? स्वाद्य बिंब बनता है। ठीक है, इसी तरह से बात अपन करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अंत में अपन बात करें आंख, कान, त्वचा, जीवा हो गया। और दोस्तों बात अपन करते हैं आंख, कान, त्वचा, 1, 2, 3 और 4। बात अपन करते हैं त्वचा और नाक। नाक भी ज्ञानेंद्रिया होती है और इससे निर्माण होता है घ्राण बिंब का। किसका होता है? घ्राण बिंब का। अब बात अपन करते हैं घ्राण बिंब जो होता है सूंघने वाला, यानी कि बात अपन करें। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कवि बिंबों का प्रयोग क्यों करता है कविता के अंदर। ये समझने वाली बात है कि कवि बिंबों का प्रयोग कविता के अंदर क्यों करता है, ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए, कवि कविता लिखते समय बिंबात्मक शैली या चित्रात्मक शैली का प्रयोग इस कारण करता है ताकि वो अपने भावों को आसान तरीके से कविता में क्या कर सके? प्रकट कर सके। और साथ के साथ जो पाठक है, जो श्रोता है, वो भी क्या कर सके? कविता को आसानी से समझ सके। इसी कारण कवि क्या करता है? बिंबों का प्रयोग करता है। किसके अंदर? कविता के अंदर। किसके अंदर दोस्तों? कविता के अंदर बिंबों का प्रयोग करता है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। व्याख्या में करके सुना रहा हूं आपको। काव्य सौंदर्य की बात करें तो इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं, बाल सुलभ का मतलब होता है बालकों की स्वाभाविक इच्छाएं। ठीक है दोस्तों, बाल सुलभ इच्छाओं का मतलब होगा बालकों की स्वाभाविक इच्छाओं व उमंगों का क्या किया है? सुंदर चित्रण किया है। यानी कि बच्चों की जो स्वाभाविक इच्छाएं होती है, बच्चों की जो उमंगें होती है, उनको इस कविता के माध्यम से कवि ने भी व्यक्त किया है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, कवि का मानना है कि पतंग बालकों का रंग बिरंगा सपना है। और बात अपन करें कि हर बच्चा क्या करता है? पतंग उड़ाना चाहता है, पतंग उड़ाने का खेल खेलना चाहता है, कह सकते हैं अपन। पतंग उड़ाना चाहता है तो एक तरह से कह सकते हैं कि पतंग बालकों का रंग बिरंगा क्या होता है? सपना होता है। इसके बाद देखिए, प्रस्तुत अंश में चित्रात्मक व बिंबात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, ये कविता लिखने की एक शैली कह सकते हो आप, है ना। साहित्य लेखन की एक शैली होती है। ठीक है दोस्तों, अब प्रस्तुत अंश में देखिए, खड़ी बोली हिंदी भाषा, मुक्त छंद, प्रसाद काव्य गुण, पांचाली रीति, मानवीकरण और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन किस पर? कविता की व्याख्या पर बात करते हैं दोस्तों। कविता की व्याख्या पर बात करते हैं। देखिए, बात अपन करें, शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ से, कविता है अपनी कौन सी? पतंग। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। कवि आलोक धनवा कहता है कि वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है और वर्षा ऋतु का जो भादवे का महीना होता है वो भी समाप्त होने वाला है। और शरद ऋतु का क्या हो चुका है? सवेरा हो चुका है। क्या हो चुका है दोस्तों? शरद ऋतु का क्या हो चुका है? सवेरा हो चुका है। फिर देखिए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यहां पर उपमा अलंकार है दोस्तों। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। यानी कि कवि ये कहना चाहता है
कि शरद ऋतु का जो सवेरा है, वो सवेरा जो है वो खरगोश की आंखों के समान क्या है, लाल रंग का है। कैसा है दोस्तों, लाल रंग का है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब यहां पर किया गया है मानवीकरण। क्या किया दोस्तों, यहां पर मानवीकरण किया है। किसका, प्रकृति का किया है। कवि ने शरद ऋतु को एक बच्चे के रूप में, एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों देखो, शरद आया पुलों को पार करते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। यानी कि कवि ये कहना चाहता है कि जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है, जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है, तो जो नदियां और नाले उफान पे रहते हैं, यानी कि जिनमें पानी जो होता है या बाढ़ आती रहती है, वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और सामान्य तरीके से नदी और नाले बहने लग जाते हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों को। और क्या होता है कि जैसे शरद ऋतु का आगमन होता है तो आसमान बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है और दिन जो हैं बड़े चमकीले होने लगते हैं। और ऐसे माहौल में बच्चे जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल करके क्या करते हैं, खेलना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वर्षा ऋतु के दौरान क्या होता है कि आसमान बादलों से आच्छादित रहता है। बच्चे बेचारे क्या नहीं कर पाते, खेल नहीं पाते, क्योंकि बरसात की वजह से मैदान वगैरह क्या हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, तो बच्चे खेल नहीं पाते और बच्चे क्या होते हैं, घरों के अंदर बैठे रहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि घरों के अंदर बंद रहते हैं। लेकिन जैसे शरद ऋतु का आगमन होता है तो बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, खेलने में मस्त हो जाया करते हैं। और ये जो परिवर्तन देखने को मिलता है, ये मिलता है हमें किसकी वजह से, शरद ऋतु के वजह से। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे देखिए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। अब देखना आप लोग कि जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होगा, वैसे प्रकृति बड़ी सुंदर दिखने लगती है, दिन चमकीले होने लगते हैं, सूर्य तेज गति से चमकने लगता है, आसमान बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु खुद चाहती है कि बच्चे क्या करें, पतंग उड़ाएं और बच्चों को पतंग उड़ाने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। इस कारण ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु क्या करती है, आसमान को बिल्कुल साफ सुथरा कर देती है, मुलायम कर देती है। अब देखिए दोस्तों, यहां से लेकर के अपन बात करें, यहां से लेकर के यहां तक, नहीं सॉरी, यहां से लेकर के अपन बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए यहां से लेकर ये तीनों जो पंक्तियां हैं, इनमें है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत जहां पर किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार क्यों है, वैसे तो अपन बात करें ये तीनों जो पंक्तियां हैं ये आई है किसके लिए, पतंग के लिए। किसके लिए आई है दोस्तों, पतंग के लिए आई है। ठीक है ना, देखिए कवि ने अतिशयोक्ति इस वजह से की है क्योंकि पतंग को दुनिया की सबसे हल्की चीज बता दिया है, वस्तु बता दिया है, जबकि हम जानते हैं कि संसार में पतंग से भी हल्की वस्तुएं होती है। इसी कारण यहां पर कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। अब देखिए वापस व्याख्या देखिए आप, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, कि शुरू हो सके सिट्टियों और किलकारियों और तितलियों कितनी नाजुक दुनिया। यानी कि कवि ये कहना चाहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चों के द्वारा जो पतंगे आसमान में उड़ाई जाती है शायद वो संसार की सबसे हल्की वस्तु होती है। और पतंग के अंदर आप देखना दोस्तों, कागज तो होता ही है, पतली कमानी, कमानी का मतलब यहां पर है खपच्ची। क्या है, खपच्ची। आप लोग देखना पतंग में क्या होती है, इस तरह से एक बांस की डंडी लगी होती है और एक इस तरह से बांस की डंडी लगी होती है ना, उसी को खपच्ची के नाम से जाना जाता है। तो कवि कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में उड़ने वाली बच्चों की जो पतंग होती है वो दुनिया की सबसे हल्की वस्तु होती है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों कितनी नाजुक दुनिया, और बच्चे पतंग उड़ाते हुए क्या करते हैं, सीटियां बजाते हुए किलकारियां करते हुए अपने कार्य में मस्त हो जाते हैं, पतंग उड़ाने के कार्य में मस्त हो जाते हैं। दोस्तों तितलियों कितनी नाजुक दुनिया, और बात करें कि आसमान में उड़ने वाली जो बच्चों की रंग बिरंगी तितलियां पतंगे होती है वो रंग बिरंगी तितलियों के समान नजर आने लगती है। दोस्तों वीडियो देखिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, क्योंकि आपको नोट्स बनाने हैं ताकि आपके बढ़िया तैयारी हो सके। पहले मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों, देखिए हाँ, जैसे बात अपन करते हैं
हाँ, मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, ताकि आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके पास अच्छे नोट्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ देखिए, अच्छा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा मिट गया है। देखिए क्या है, अभी तक एकमात्र काव्य संग्रह लिख देंगे, काव्य पूरा ही मिटा देता हूँ, 1 मिनट। देखिए काव्य संग्रह, ये लीजिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अच्छा, हाँ इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो जो है वो सभी बच्चों के पास पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद।